किसी ने सही कहा है कि सच्चाई की मशाल बुझ नहीं सकती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिर में सच के सामने हमेशा छोटा ही हो जाता है। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत का परिणाम हमेशा सुख में होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह केस सुलझ पाएगा, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यह केस आत्महत्या का केस है। लेकिन जियान को विश्वास था कि अगर वो जब तक सच्चाई पर चलेंगे तब तक जीत उन्हीं की होगी। इसीलिए इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने ये केस हल कर ही दिया। लिली का बयान सबसे बड़ा सबूत था, जिससे भावना के खून का राज पता चल जाता है। इन सब में आखिरकार गुनहगार नमन ही निकलता है और उसको सजा भी ये कुदरत बहुत बुरी देती है। नमन की मृत्यु हो जाती है। रितिका को ये सुनकर कि नमन की मृत्यु हो गई है, कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है कि एक शख्स ने, जिसने इतनी सारी साजिशें रची, आखिरकार उसको उसका मुकाम मिल ही गया। जियान पास में खड़ी खिड़की को देखता है और उसकी नजर उगते हुए सूरज की रोशनी की किरणों पर पड़ती है। किरणों की गर्माहट को महसूस कर रितिका से कहता है, मृत्यु तो एक कदम है उसकी असली सजा की ओर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ऊपर जाकर भावना की आत्मा भी नमन को कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी रूह को कभी चैन या शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने दो लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा की। एक को मार दिया और दूसरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मृत्यु के बाद की सजा सबसे ज्यादा नमन के लिए जरूरी है। जियान की बात सुनकर रितिका को लगता है कि ये लड़का भले ही हंसी मजाक करता हो, लेकिन इसके दिल और दिमाग में भी काफी गहराई और समझदारी थी। ये इस दुनिया को काफी अच्छे से समझाता है और इसको इंसाफ करना बहुत अच्छे से आता है। जियान रितिका को वो रिकॉर्डर देकर कहता है, रितिका जी, ये रिकॉर्डिंग आप जाकर चीफ को सुना दीजिए, ताकि उनको भी सच्चाई का पता चल जाए। इस जुर्म में जो जो शामिल थे और उनकी क्या क्या योजना और वजह थी, ये सब इसमें रिकॉर्ड है। कुछ देर के बाद जियान देखता है कि रितिका अभी तक चीफ के पास नहीं गई है, वो अपनी कुर्सी पर ही बैठी है। जियान रितिका की तरफ आकर बोलता है, क्या हुआ रितिका जी, आप अभी तक क्या कर रही हो? रितिका उसको जवाब देती है, तुम भूल गए क्या? आज ही आखिरी दिन था केस को सुलझाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि चीफ को बताने से अच्छा है कि मैं सबके सामने ये बात बोल दूं, ताकि वो अभय किसी के ऊपर भी उंगली ना उठा सके। जियान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो अब नाटक करने की तैयारी में हैं। पास की कुर्सी में जाकर जियान रितिका के पास बैठ जाता है। रितिका कहती है, जियान, जो तुमने काम किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। तुमने जिस हिसाब से इस केस को सुलझाया है, ऐसा पूरे विभाग में कोई भी नहीं कर सकता था। नमन के मुंह से ये गवाही निकालना एक नामुमकिन काम था, जो तुमने पूरा कर दिया। इसीलिए अभय और बाकी सबको एक साथ ये बताना बहुत जरूरी है। जियान ज्यादा खुश नहीं होता, वो बस रितिका से कहता है, बस रितिका जी, इतनी तारीफ करना ठीक नहीं। अगर आपका साथ नहीं मिलता तो मैं ये केस कभी समझ नहीं पाता। इस केस को सुलझाने के पीछे हम सबका योगदान है। वैसे मैं बहुत देर से लिली के बारे में सोच रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। रितिका जियान को बताती है, उसकी परिस्थिति थोड़ी जटिल है। जो इस केस का असली मुजरिम था वो मर चुका है। लिली उसी के बच्चे की मां बनने वाली है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके बच्चे को जन्म देने तक हम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ना करें। ये सुनते ही जियान को काफी अच्छा लगा कि कम से कम ये म्यूटेंट कुछ तो इंसानियत रखते हैं। भले ही लिली ने गलत काम किया हो, लेकिन उसके भी मानवीय अधिकार हैं और उसके अधिकारों की रक्षा करना भी उन सब का काम है। उसे इस बात की खुशी होने लगी कि म्यूटेंट के नियम भी इंसानों के नियम की तरह धीरे धीरे बनते जा रहे थे। रितिका ने महसूस किया, वैसे तो जियान हर बात पर खुश होता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन इस बार जियान काफी गुमसुम सा था। उसने जियान से पूछा, क्या बात है जियान, तुम काफी उदास लग रहे हो, क्या तुम्हें इस केस के खत्म होने से खुशी नहीं है? जियान ने बड़ी ही नम्रता से कहा, इसमें खुश होने की क्या बात है, हम लोगों का तो ये काम ही है, और वैसे भी मैं इंसान हूं, तो मेरे अंदर हमेशा मानवीय भावनाएं हावी रहती हैं। मेरी खुशी से ज्यादा मुझे लिली की चिंता है। रितिका जियान की बात को समझने की कोशिश करती है और उससे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें लिली से एक बार अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली मिले। जियान रितिका की बात को स्वीकारता है और उससे भी लगता है कि उसे लिली से बात करनी ही चाहिए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब अभय ऑफिस नहीं आता, तो रितिका को लगता है उसे अब सीधा चीफ से बात कर लेनी चाहिए।
ताकि उनको इस केस के बारे में सब कुछ जल्दी से पता चल सके। रितिका चीफ के केबिन जाती है और देखती है वहां पर गगन पहले से ही मौजूद है। अंदर घुसते ही चीफ रितिका को शक की नजर से देखता है। आज से पहले रितिका को कभी भी चीफ ने ऐसा नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उसने चीफ से पूछा, क्या हुआ चीफ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। चीफ गुस्से में गगन की खींची हुई फोटो रितिका की तरफ फेंकते हैं। रितिका देखती है कि उस फोटो में जियान और रितिका लिली के घर में जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीफ गुस्से में रितिका से कहते हैं, ये सब क्या है रितिका, मैंने कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। रितिका हैरान हो जाती है और चीफ से बोलने की कोशिश करती है, सर मैं समझा सकती हूं। चीफ अपना हाथ दिखाकर रितिका को रोकते हैं और फिर गुस्से में कहते हैं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तुम्हें और जियान को मैंने इस केस को सुलझाने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों तो हमेशा से इस केस में सबूत मिटाने के लिए लगे हो। ये बताओ कि तुमने जियान की बहन का नाम रिपोर्ट से क्यों हटाया? क्या ये बात जरूरी नहीं थी कि जियान की बहन वही भावना की कंपनी में ही काम करने वाली थी और उसके इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही उसकी वहां मौत हो गई? क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये जानकारी तुम्हें रिपोर्ट में लिखनी चाहिए थी और हमें बतानी चाहिए थी? जब लिली ने ये बात स्वीकार कर ली कि भावना का खून किया है, तुमने बिना इजाजत के उसके घर में छानबीन क्यों की? रितिका इससे पहले कुछ बताती, गगन बीच में बोल देता है, सर अब आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? अब ये बात तो साफ है कि इन्होंने ही इस केस को उलझा कर रखा ताकि जियान की बहन पर कोई शक न कर सके। ये दोनों ह्यूमनॉइड में काम करने के लायक नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों को निकाल देना चाहिए। गगन की बात सुनकर रितिका बहुत गुस्से में आती है और चिल्लाती है, गगन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि तुम जियान से नफरत करते हो, लेकिन अपनी नफरत में तुम इतने गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या सबूत है कि जियान की बहन ने भावना को मारा? जियान की बहन अपनी पहली मुलाकात के बाद फिर कभी भी भावना से नहीं मिली। वो सिर्फ उस दिन भावना के ऑफिस के बाहर खड़ी थी जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई। मैं काफी समय से जियान और उसकी बहन को जानती हूँ और मैं जियान की बहन की जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप में से किसी ने भी उसकी बहन के खिलाफ कोई भी सबूत दिया तो मैं खुद उसे गिरफ्तार कर लूंगी। चीफ रितिका से पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? ये बात तो साफ है कि लिली ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। उसको किसी न किसी साथी की जरूरत थी। जियान के इस रवैया से तो मुझे ये साफ लग रहा है कि जियान ही उसका साथी था। रितिका चीफ को टोकते हुए तुरंत कहती है, नहीं सर, ये आपकी गलत फहमी है। असल में जो असली मुजरिम था उसका नाम नमन था, जिसकी आज ही मृत्यु हुई है। आप मेरी बात पर यकीन ना करें, बल्कि खुद ये रिकॉर्डिंग सुने जिसमें लिली ने इस जुर्म के बारे में विस्तार से बताया। रितिका वो रिकॉर्डिंग चीफ और गगन को सुनाती है। रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद चीफ गगन की तरफ देखते हैं। गगन हंसने लगता है और रितिका की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद हम उस जियान को बेकसूर समझेंगे? गगन चीफ को समझाने की कोशिश करता है, सर बयान धमका कर भी दिए जा सकते हैं। मेरा यकीन ये कहता है क्योंकि लिली और जियान के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए जियान को बचाने के लिए उसने ये सारा इल्जाम किसी अजनबी पर लगा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे जियान ही है। गगन की बात सुनकर रितिका हैरान हो जाती है और चीफ गगन से बोलते हैं, साबित करके दिखाओ। गगन खड़ा हो जाता है और कहता है, आप मेरे साथ चलिए, आपको सच अपने आप दिख जाएगा। इधर रितिका चीफ को समझा रही थी तो दूसरी तरफ जियान लिली को देखने गया था। उसने देखा कि लिली ने अपने जेल की खिड़की का जो कांच था उसे तोड़ दिया था और उस टूटे हुए कांच के टुकड़े से वो अपने हाथ की नस काटने ही वाली थी। जियान ने तुरंत उसे रोका और उसके हाथ से शीशे का टुकड़ा फेंक दिया। उसने चिल्लाते हुए लिली से पूछा, लिली ये क्या बेवकूफी है? तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? रोते रोते लिली ने बोला, अब मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगी जियान? मैंने इतने पाप किए हैं कि भगवान भी मुझे माफ नहीं कर सकता। मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना। जिस हिसाब से नमन मर गया है उसी की तरह मुझे भी मर जाना चाहिए। जियान उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं जानता हूं लिली, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। जो तुम्हारे साथ हुआ है भगवान करे वो किसी के साथ भी ना हो, लेकिन
अभी तुम्हें खुद के बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तुम खुद सोचो, अगर तुम मर गई, तुम्हारा बच्चा तो कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। तुम्हारी अब जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस बच्चे के लिए भी है। मैं जानता हूं तुमसे बहुत गलतियां हुई जिसकी तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर पूछो, क्या उन गलतियों की सजा तुम्हारे बच्चे को भी मिलनी चाहिए जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात मानो, तुम इस बच्चे को जन्म देने तक अपना ख्याल रखो। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए? रोते रोते लिली अपना सर हिलाकर हामी भरती है और जियान उसके गले लगकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। ये बोलकर ही जियान अपने हाथों से लिली को संभालता है और उसके आंसू भी पोंछता है। जियान के स्वभाव से लिली के अंदर थोड़ा साहस और बढ़ जाता है। बाहर मौजूद गगन, चीफ और रितिका ये सब चीज देखते हैं और गगन चीफ के पास जाकर कहता है, अब आप मुझे बताइए, भला कोई करीबी ही किसी मुजरिम को इतना सहारा दे सकता है, उसके आंसू पोंछ सकता है? अगर ये लिली जियान के करीबी नहीं होती तो क्या जियान कभी भी किसी अजनबी कैदी के लिए इतना सब कुछ करता? साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। जियान, उसकी महबूबा लिली और उसकी बहन पौलमी सब के सब इस खून में शामिल हैं। चीफ रितिका की तरफ गुस्से में देखते हैं। रितिका डर के कारण कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसने आज तक चीफ को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद जियान बाहर आता है और देखता है कि चीफ, गगन और रितिका सब लोग उसे घूर रहे हैं। चीफ को देखकर जियान मुस्कुराकर कहता है, सर, मैंने कहा था ना, ये केस मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरा इनाम तैयार है ना? बनावटी हंसी के साथ चीफ जियान से कहते हैं, तुम्हारे एंटीडोट के लिए ही मैंने हमारे एजेंसी के सबसे बड़े वैज्ञानिक याकूब को बुलाया है। वो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ये नाम सुनते ही रितिका दंग रह जाती है और चीफ को देखने लगती है। जियान खुश होता है कि आखिरकार वो इंसान बन ही जाएगा। आखिर ये प्रोफेसर याकूब कौन था जिसका नाम सुनकर रितिका दंग रह गई? क्या जियान को एंटीडोट मिल पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।